तो इतनी बड़ी आबादी मेरे साथ है, तो उस आधार पे हम मानते हैं कि राज्य के 25% सीट है वीआईपी पार्टी का होना चाहिए। 2 नंबर का कुर्सी डिप्टी सीएम जो है वो वीआईपी पार्टी का होगा। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए एनडीए को। आज बिहार में 20 साल से सरकार किसका है? आज भी हमसे ज़्यादा क्राइम दूसरे राज्य में होता है, लेकिन बिहार को जंगल राज कह रहा है। हमसे ज़्यादा क्राइम यूपी में हो रहा है, लेकिन वहाँ के बारे में कोई नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार को बदनाम किया जा रहा है। 900 रुपये महीने पे नौकरी करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो बगैर विजन का थोड़ी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि बिहार का जो है ना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। ये भाजपा जो है और नीतीश कुमार जी जो है, ये बिहार को बदनाम करके रखा, और जिसके कारण है कि आज बिहार गड्ढे में है। ये तानाशाह है, हिटलर वाला नीति अपना रहे हैं। इमरजेंसी में भी लोगों को सुना जाता था। बंद कीजिए चुनाव लड़ाना, फिर एक आदमी देश को कब्जा करके देश पे सत्ता में रहिए। गरीब के आंसू अगर हमें पोंछना है तो सरकार में आना पड़ेगा कि निषाद समाज को एससी एसटी में जोड़ा जाए। हर जाति हर धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। ये गलत है तो उसको उठा के जेल में डालिए ना। वोटर लिस्ट को समीक्षा करने का क्या मतलब है? और ये करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद कर लेना चाहिए था। 24 में चुनाव हुआ, 40 सांसद यहाँ से जीत के गया। ये गलत सांसद है, इनका सदस्यता समाप्त कीजिए। हम चुनाव लड़ेंगे, तो जहां हमको चुनाव लड़ना वहां तैयारी जारी है। तो ये होता है, बड़े बड़े लोग चुनाव हारते हैं, और ये हार जीत मेरे हाथ में नहीं है। हम लोग मछली पालन करके इतना हम मछली प्रोड्यूस करें कि दूसरे राज्य में दूसरे देश में मछली भेजा जाए। कश्ती लहरों से टकराएंगी तभी किनारे नसीब होंगे। बिहार विधानसभा के चुनावी समंदर में वीआईपी पार्टी अपनी कश्ती लेकर के उतर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं उसी पार्टी के कश्ती के कप्तान, या यूं कहे सुप्रीमो, या आप ये भी कह सकते हैं सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहला सवाल, 60 सीटों की मांग रखी है आपने, क्या सोच रहा है इसके पीछे? नहीं, सोच क्या है, जो हमारी बिहार में जो ताकत है पार्टी का, और जो पूर्व में हमने चुनाव लड़ा है, जो हमारे पास वोट परसेंटेज आया है, जहाँ पे अकेले दम पे लड़ा, तो हमारे वोट जो दिखता है कि हमारा जो जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो 100% वीआईपी पार्टी के साथ है। वो अपने आने वाले लड़ाई को जीतना चाह रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी मेरे साथ है, तो उस आधार पे हम मानते हैं कि राज्य के 25% सीट है वीआईपी पार्टी का होना चाहिए, और जिसके लेके 60 सीट का हमारा डिमांड है कि हम लड़ें। लेकिन ये गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होगा कि कितना सीट वीआईपी लड़ेंगे। 2 4 5 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। ये एक पार्टी का ब्लूप्रिंट है कि पार्टी ने रखा है कि हम 60 सीट लड़ेंगे। 3 महीना पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने निर्णय लिया था। 2 नंबर का कुर्सी डिप्टी सीएम जो है वो वीआईपी पार्टी का होगा। तो ये सारी चीज़ है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो गरीब पिछड़ा समाज के लिए लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, कैसे उनकी जिंदगी बेहतर करना, इसके लिए भी संकल्प पत्र हमारा है। तो उस पर हमारी सरकार बनने पे काम करेंगे। तो फिलहाल यही है, और हमको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और वो निर्णय लेंगे कि उनको पता है कि किस दल के पास कितना वोट बैंक है, कितना ताकत है, और कौन लोग उनको उस पार्टी के साथ है, कौन वोट उनको देना चाह रहे हैं। तो ये बात पता है, तो इसके अनुकूल हमको लगता है कि सही निर्णय लेंगे। गठबंधन जो है वो हमारा विचार को लेके है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अंबेडकर साहब, हम कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोगों के विचार को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी जो है विचार से बन चुका है। यहाँ पे सीट मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने रखता है बदलाव। और बदलाव के लिए हम लोगों का हर हाल में सरकार में रहेंगे तब बदलाव होगा। गरीब के आंसू अगर हमें पोंछना है तो सरकार में आना पड़ेगा, और सरकार में आने के लिए सभी लोगों को अपना जो ईगो को त्याग करना पड़ेगा। सब लोग ऐसे चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, तो निश्चित तौर पे ये सोच अगर रखते हैं तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन उनके अपना ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास कितना जनाधार है, क्या उस पे क्या हम फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते। तो ये सबको देखते हुए सभी लोगों को काम करना चाहिए, इंक्लूड मैं भी। तो मुझे लगता है अगर ये सब होता है तो सही रहेगा और हमारी सरकार बनेगा। बिहार में जनता जो है हम लोगों पे मन बना रहे हैं, और हम लोग जनता का मुद्दा को लेकर रोज उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जिस तरीके से बिहार में तालिबानी फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि हम इस तरीके से समीक्षा करेंगे, 1 महीने के अंदर में करेंगे, ये दस्तावेज के साथ कर रहे हैं, जो असंभव है, जो खुद भी वो काम नहीं कर रहे। उसके बाद भी वो रिटर्न में कोई भी चीज़ लिख के नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहे वो सुन रहे, जबकि वो स्वतंत्र एक संस्था है। उनको देश के बारे में, देश के नागरिक के बारे में, सत्ता पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में, सभी के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए।
वो ये देश के मालिक नहीं है। देश के टैक्स पेयर का पैसा से चुनाव आयोग का खर्चा, सैलरी सब जा रहा है। उसके बाद भी उनको लग रहा है कि हम देश के मालिक हैं। हम लोग विपक्ष ऐसे जो भी सवाल उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये तानाशाह है, हिटलर वाला नीति अपना रहे हैं। इमरजेंसी में भी लोगों को सुना जाता था, अभी कह सकते हैं कि इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। भाई सरकार तानाशाह हो जाए समझ में आता है, लेकिन संवैधानिक संस्था कैसे तानाशाह होंगे? उनका उनके पास एक जवाबदेही है देश के आगे लेके जाने के लिए। देश में अगर इसी तरीके से चोर दरवाजे से अगर लोग सरकार बनाते रहेंगे, तो फिर बंद कीजिए चुनाव लड़ाना। फिर एक आदमी देश को कब्जा करके देश पे सत्ता में रहिए, जब तक रहना रहिए। फिर काहे के लिए देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बैठा के, चुनाव में वोटर लिस्ट को बना के, चुनाव करवा के इतना पैसा क्यों खर्चा करना है? फिर बंद कीजिए। अगर एक ही लोगों को पक्ष में अगर जिताना है, तो वो काम चालू कर दीजिए, कल से कर दीजिए। जैसे दूसरे देश में जो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वही व्यवस्था यहाँ पे ले आए। अगर लोकतंत्र कह रहे हैं, तो लोकतंत्र के हिसाब से चलिए। हमको आश्चर्य हो रहा है कि बिहार के इतने बड़े आबादी में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? मुकेश जी, उनका कहना है कि बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, महागठबंधन सिर्फ भ्रमित कर रहे तो हैं, आके जवाब देना। और घुसपैठिया है, इसलिए डर है उन्हें कि हार जाइएगा चुनाव। मेरा ये कहना है कि जो अगर घुसपैठिया है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, नेपाल से अगर लोग आके नागरिक बन गए हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किनका जवाबदेही है रोकने का? चुल्लू भर पानी में डूबना है। किनको, जिनका जवाबदेही है रोकने का? हाँ, एनडीए को, प्रधानमंत्री एनडीए को। आज बिहार में 20 साल से सरकार किसका है? एनडीए का। 11 साल से देश में सरकार किसका है? एनडीए का। ये जवाबदेही कौन किसका है रोकने का, बॉर्डर सुरक्षा करने का? ये रोकने का जवाबदेही किनका है? और घुसपैठिया तो किसने भाई? लिखित में आने चाहिए। कौन लोग है, कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है, वो लिखित में होना चाहिए। आपको बताया किसने? अब बताया तो उसको आपको निकाल के फेंकिए। उसका वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाना है भाई? सीधे उठा के उसको जेल में डालिए। भाई ये वोटर लिस्ट संशोधन करके क्या आप कहिएगा? वो तो फिर कोई फर्जी, अगर कोई घुसपैठिया है तो फिर फर्जी पेपर ले आएगा। जब आपको अंदाजा है कि ये आदमी गलत है, तालिबान से आके बैठा है या चीन से आके बैठा है, नेपाल से आके बैठा है, अगर आपको लग रहा है ये गलत है, तो उसको उठा के जेल में डालिए ना। वोटर लिस्ट को समीक्षा करने का क्या मतलब है? और ये करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद कर लेना चाहिए था, या बिहार विधानसभा के करने के बाद करना चाहिए। किसने रोका, किसने? आप यहाँ पे अगर चुनाव, अगर ये मानते हैं कि ये 8 करोड़ लोग में 2 करोड़ लोग घुसपैठिया है, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। इसको लेके तो आपको ये सुनिश्चित पहले कीजिए कि भाई इसी वोटर पे तो 2024 में चुनाव हुआ, 24 में चुनाव हुआ, 40 सांसद यहाँ से जीत के गया। ये गलत सांसद है, इनका सदस्यता समाप्त कीजिए, इनको रिजाइन दिलवाइए और सदस्यता समाप्त करके फिर से बिहार में चुनाव कराइए। इसी सांसद के दम पे तो दिल्ली में मोदी जी का सरकार है। तो आप बताइए कि 2024 में वो वोटर कैसे सही है? अगर वो 2024 में अगर वोटर सही है, तो अभी भी सही होना चाहिए। 1 साल में ऐसा क्या हो गया? और ये करना भी था तो आप समय रहते कीजिए ना। और रहा कि आप जो कह रहे हैं कि हम ये दस्तावेज के साथ लेंगे, तो आपका जमीन पे क्यों नहीं, आपके बीएलओ से लेके सब आदमी वो उसको पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है? डीएम साहब या एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, जितने भी अधिकारी उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? या अधिकारी का जवाब क्यों नहीं आप दे रहे हैं कि अगर राशन कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा? अभी आपके लोग बगैर डॉक्यूमेंट का जमा कर रहा है, फिर क्या है मतलब? फिर भी तो ऐसे ही कैसे रह जाएगा? आदमी बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में, उसका भी वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़ रहा है, तो ये तो गलत है। भाई बिहार में आप ये बता दीजिए कि परसों तक चुनाव आयोग का 80% का डाटा उन्होंने पेश किया कि 80% है। आपको भी मालूम है कि बिहार ऐसे राज्य में एक बड़ा संख्या 30 से 35% की आबादी जो है दूसरे राज्य में है। तो आपको तो दिख नहीं रहा कि कोई आया है। और आपने कल बता भी दिया 2 दिन पहले कि 80% तक अगर डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, तो भाई इसका मतलब तो यहाँ पे भी फर्जी हो रहा है। इसको सही से कीजिए, समय लेके कीजिए। देश के चुनाव का, देश का जनता का टैक्स का पैसा, उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। पूरे बिहार में स्कूल जो है ठप पड़ा हुआ है, सब बीएलओ को लगा दिए काम धंधा पे, सब स्कूल बंद पड़ा हुआ है, बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। भाई ये सब करना है तो समय लेते हुए इसके लिए अलग पॉलिसी बना के काम कीजिए। क्यों बिहार के टीचर सब इस काम में लगा हुआ है? तो ये इनको कुछ नहीं है, इनको इमरजेंसी में जो है वो जो होता है, एक देश में इमरजेंसी लागू करना, उससे बुरा हाल अभी देश में है। तानाशाही जैसा सरकार चला रहा है मतलब दिल्ली आप कह का। रहे हैं चुनाव से पहले एनडीए सरकार डरी हुई है। हाँ, डरी हुई है ना। उसको लग रहा है कि जनता यहाँ पे हमको मौका नहीं देगा, तो कैसे तैसे सरकार बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। अरे भाई काम करना चाहिए ना आपको। काम कीजिए, काम करके जनता के दिल पे राज कीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप
पैसा बाँटकर आप डरा धमका के वोटर लिस्ट को हटा के, जोड़कर इस तरीके से घटा-बढ़ा के सरकार बनाई, ये तो उचित नहीं। अगर ऐसा ही करना है तो बंद कीजिए चुनाव करना। क्या भाई आप ही देश के माई-बाप है, आप ही को जो करना लीजिए निर्णय। सब चीज़ आप ही के अंदर में है, कीजिए। लोकतंत्र का गला घोटिए। मुकेश जी, महागठबंधन पर आते हैं। आपने 60 सीटों की मांग रखी। जब मांग रखी देखिए, तो मांग-वांग कुछ नहीं है भाई। जी। मैं आपको स्पष्ट कर दें, मांग-वांग कुछ नहीं है। हुँ, ये मेरा अपना सोच है कि हम 60 सीट लड़ेंगे हुँ, और हमारी पार्टी स्वतंत्र है 243 पे लड़ने के लिए। उसी तरह से आरजेडी भी स्वतंत्र है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, स्वतंत्र है 243 लड़ना। और यहाँ पे कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा है। ये खाली आपस में अंडरस्टैंडिंग होगा कि इतना पे हम लड़ेंगे, आप हमको मदद कीजिए, आप यहाँ पे लड़िएगा तो हम आपको मदद करेंगे। मांग-वांग कुछ नहीं है। ये हम लोगों का इंटरनल सहमति होगा कि हाँ ठीक है, सहनी जी आप इतना सीट पर लड़िएगा, हम यहाँ पे सब मिलके मदद करेंगे और बाकी जगह आप हमको मदद कीजिए। तो मांग-वांग कुछ नहीं है। ये इतना सीट पर हम लड़ने का इच्छा रखते हैं। अब वो चीज़ हमारे सहयोगी जब हम लोग बैठेंगे, इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन का एक कमेटी बना हुआ, उस कमेटी में एक डिसीजन लिया जाएगा कि इतना पे आप लड़िए, इतना पे हम लड़ेंगे। कोई मांग-वांग कुछ नहीं है, कोई किसी को सीट-वूट देने वाला नहीं है। सब अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ना है। सब स्वतंत्र है 243 लड़ने के लिए, ठीक है? हम भी हैं, कांग्रेस ही, आरजेडी है, लेफ्ट है, सब है। तो इसमें एक सहमति हमको बनाना है और सहमति मुझे लगता है बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। सन ऑफ मल्लाह आपको लोग कहते हैं, बिहार में लोग देखते भी है उस रूप में। तो सबसे पहला काम अगर आप सत्ता में आते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए और मल्लाह समाज के लिए क्या करिएगा? देखिए, हम सरकार में आएँगे, तो निषाद समाज के लिए अगर सबसे बड़ा काम करना है, तो सबसे पहला काम करना है कि जो हमारे कैबिनेट होगा, उसमें हम निषाद समाज को जो रिज़र्वेशन का है, इससे पहले भी लालू जी के भी सरकार में अनुशंसा किया गया, नीतीश जी के भी सरकार में अनुशंसा किया गया। हमारी सरकार आने के बाद हम मजबूती से इसको अनुशंसा करेंगे कि निषाद समाज को एससी-एसटी में जोड़ा जाए और जाति के जनसंख्या के आधार पर उनको रिज़र्वेशन में जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाएँगे और हम वहाँ जाएँगे तो कोटा लेके जाएँगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गए और 15% ही आरक्षण में हम रह जाएँगे, ऐसा नहीं है। हम अगर वहाँ जाते 10% की आबादी अगर जुड़ता है, तो अगर 15% अभी है और 10% हम जुड़ेंगे, तो 25% होगा और ऑलरेडी एससी के समाज जो है, वो 20% है। तो 30% की आरक्षण भी का भी सुनिश्चित करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, राज्य के हर नागरिक, हर जाति, हर धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। डेयरी पे हम बहुत बड़ा काम करने के लिए जाएँगे, जिसमें 10-12 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी के लिए हमारे बिहार के एक बड़ा तबका जो दूसरे राज्य में जाके मज़दूरी करते हैं, उनको अपने राज्य में कैसे न काम मिल जाए और उसके लिए डेयरी में हम लोग प्रमोट करेंगे, जिसमें बड़े संख्या में डेयरी में लोग आके काम करेंगे। और अगर 5-6 पशु अगर वो पालन कर लेते हैं, तो हमको लगता है घर बैठे-बैठे 20-25 हज़ार रुपए महीने का वो कमा लेंगे। आज दूसरे राज्य में जैसे गुजरात में अमूल को आप देखते होंगे, एक बड़ा 50,000 करोड़ का बिज़नेस है, या महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि 5 ही जिला में 1.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पाद होता है। तो बिहार में हमारे पूरे इतना 38 जिला में सिर्फ 18 से 20 लाख लीटर दूध होता है। इसको हम लोग कम से कम 1.5 करोड़ लीटर दूध का क्षमता हमको बनाना है। तो इसके लिए हाइब्रिड पशु को लाना है, पशुपालन विभाग को मजबूत करना है, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर को भर्ती कराना है, वहाँ पे गरीब लोगों को, युवा को हम लोगों को अच्छे सब्सिडी देना है, ताकि पशुपालन करे, पशु को थोड़ा-सा भी बीमार पड़े तो सही से उसको उपचार हो सरकार की तरफ से। अच्छे उनके जो बिहार में आप देखिएगा पशु के लिए जो दवा है, उससे बड़ी संख्या में कालाबाज़ारी हो रहा है, सही दवा उपलब्ध नहीं हो रहा, तो उसपे जाँच होगा, उसपे टीम होगा, गलत तरह के दवा जो है उसको मार्केट से बैन किया जाएगा, अच्छे दवा मार्केट में सरकार की तरफ से मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। तो ये पॉलिसी बनाएँगे तो एक बड़ा तबका जो है उनको तरक्की मिलेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों को काम करना है, क्योंकि बिहार का जो है ना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। ये भाजपा जो है और नीतीश कुमार जी जो है, ये बिहार को बदनाम करके रखा और जिसके कारण है कि आज बिहार गड्ढे में है। अगर बिहार में जंगल राज बोलना बंद कर दे, जंगल राज बोलना बंद कर दे, तो दूसरे देश के लोग, दूसरे राज्य के लोग भारत में आकर, बिहार में आकर लोग यहाँ पे उद्योग को लगाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि बेवजह से जंगल राज कह रहे हैं, घटना हो रहा है, घटना पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। और नीतीश जी 2005 में अच्छा
5 से लेकर 10 तक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर पे काम किए थे, 12-13 तक। उसके बाद अभी नीतीश जी अस्वस्थ होने के कारण अभी 2 साल से हम देख रहे हैं कि क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। तो इस क्राइम पे सरकार को, पुलिस को, ब्यूरोक्रेट को इस पे सोचना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सरकार ही जो है अस्वस्थ है, इसके कारण इस पे काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम इतना मजबूत करेंगे, जब दुनिया में कोई भी आदमी देखेगा, वेबसाइट देखेगा, महाराष्ट्र का तुलना करेगा, गुजरात का तुलना करेगा, दिल्ली का तुलना करेगा, बैंगलोर का तुलना करेगा, तो उसमें दिखना चाहिए कि बिहार में भी क्राइम जो है उसी के अनुपात में है। तो ये हम जब दिखाएँगे तो लोगों को भरोसा होगा कि हमारे बिहार में क्राइम नहीं है। आज भी हमसे ज़्यादा क्राइम दूसरे-दूसरे राज्य में होता है, लेकिन बिहार को जंगल राज कह रहा है। हमसे ज़्यादा क्राइम यूपी में हो रहा है, लेकिन वहाँ के बारे में कोई नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार को बदनाम किया जा रहा है और बिहार बदनाम हो रहा है तो कोई उद्योग नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसको, एक तो कमी है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और उसके बाद ये क्राइम जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा और जब कंट्रोल होगा तो बिहार में उद्योग आएगा, लोग आएँगे, काम करेंगे। ये हम लोग कोसी का जो क्षेत्र होता है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ उद्योग में बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन जिस एरिया में उद्योग लगा सकते उधर करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छा चीज़ है, मछली पालन है। जो आज आंध्र प्रदेश से मछली आ रहा है, वो बिहार में ही हम लोग मछली पालन करके इतना हम मछली प्रोड्यूस करें कि दूसरे राज्य में, दूसरे देश में मछली भेजा जाए, तो उस पे हम लोग काम करेंगे। अभी सुधा है, 4,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का बिज़नेस करता है। इस सुधा को कैसे 50,000 करोड़ का बिज़नेस किया जाए, उस पे हम लोग काम करेंगे। तो बहुत ऐसे पॉलिसी है, पूरा विजन क्लियर है। अरे भाई, हम बॉम्बे में रहे हैं, 900 रुपया महीने पे नौकरी करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो बगैर विजन का थोड़े इस मुकाम पे पहुंचे हैं। यानी बॉम्बे को ज्यादा मिस करते हैं अभी भी? ऑफ कोर्स वहाँ पे भी मेरा कर्मभूमि रहा है, जन्मभूमि बिहार रहा है, कर्मभूमि महाराष्ट्र रहा। वहाँ पे मैंने अपने अच्छे दिन बिताए हैं, तो कभी-कभी ज़रूर याद होते हैं। बीवी बच्चे लोग बॉम्बे में ही रहते हैं, तो उनको छोड़कर मैं बिहार में रहता हूँ, तो बीच-बीच में जाना भी होता है। तो मुंबई में जाना-आना रहता है, लेकिन मुंबई का जो ज़िंदगी जी है, तो कभी-कभी याद तो ज़रूर आता है। और अभी तो हमारे लिए एक ही फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को आँख को आँसू कैसे पोंछना है, उनकी समस्या को कैसे एड्रेस करना है, उनकी ज़िंदगी में कैसे तरक्की लाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पर आपकी पार्टी के सिंबल से आपके प्रत्याशी जीत जाते हैं, पर मुकेश सहनी हार जाते हैं, ये कैसा मिथ्या चल रहा है या कैसा शायद? देखिए, चुनाव तो देखिए कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता ना। यहाँ तो देश में देखिएगा तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी हुई है, लालू जी भी हारे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हारे हैं। ये चुनाव तो जनता का काम है ना, जिताना। एक परसेप्शन बनाना है कि हमको सरकार लाना है कि नहीं लाना है, इनको जिताना कि नहीं जिताना। जाति समीकरण भी फैक्टर होता है, कौन कितना पैसे खर्चा कर रहा है वो भी फैक्टर होता है। तो हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़े थे, पिछले बार 1700 वोट से हारे थे, तो बहुत बड़ा बहार नहीं है, लेकिन हार तो हुआ है। तो ये होता है, बड़े-बड़े लोग चुनाव हारते हैं, और ये हार जीत मेरे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। शायद कुछ कमी रह गया होगा, हमारी बात को जनता तक नहीं पहुँच पाया होगा, जनता ने हम पे भरोसा नहीं किया, इसलिए हम हारे हैं। भविष्य में हम अपने आप में बदलाव लाएँगे, जनता हमको समझेंगे और फिर जनता वही जिताएँगे भी, ठीक है? तो इस पे होगा। दरभंगा सीट फाइनल है, मुकेश सहनी तैयार हम है? चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे वो समय आने पे आप लोग को बताएँगे। अभी पूरे बिहार में 243 पे हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ हम लोग लड़ सकते हैं, वहाँ पे पार्टी के नेता वहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं और गठबंधन में बैठने के बाद सीट्स क्लियर होने के बाद हम अपना नाम का घोषणा करेंगे। ये अच्छा बात नहीं है ना कि हम गठबंधन में सीट शेयरिंग होने से पहले हमें कोई सीट को घोषणा कर दे कि यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगा। तो जहाँ हमको चुनाव लड़ना वहाँ तैयारी जारी है और भविष्य में गठबंधन के सारे रूपरेखा तय होने के बाद बिहार में सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन दल कितना सीट लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सारा चीज़ इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे जब क्लियर हो जाएगा तो आपको जानकारी देंगे। आखिरी सवाल रहेगा मुकेश सहनी जी, आपने बॉम्बे की चकाचौंध की जिंदगी जी है, तो आपको प्रिय ज्यादा कौन है, बॉम्बे का जिंदगी या बिहार की जनता? बिहार का जिंदगी अच्छा लग रहा है, यहाँ सुकून मिलता है, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट होते हैं, उनके लिए अब मदद करके हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाते हैं। कहीं पे किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उनके न्याय नहीं मिलता, वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करके और जो आरोपी होता है उनको अरेस्ट कराते हैं और उनको करना पड़ता है, गरीब की आवाज़ को सुनना पड़ता है। तो ये सब सुकून मिलता है, वो अलग ज़िंदगी है, ये अलग ज़िंदगी है। और अभी मैं अगर मुझे कहिएगा कौन सी ज़िंदगी में, तो बिहार में हैप्पी है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और कश्ती के कप्तान, जो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं और इस बार लग रहा है कि इनकी कश्ती लहरों से टकराते हुए सीधा बिहार विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करेंगी और भावी उप मुख्यमंत्री ये
बन ही चुके हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स।